हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। थर्ड लेसन टाइड्स जो है ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था और इसका पेज नंबर 9, 10, 11, 12 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। हमने देखा हुआ एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 13। वेव से हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का पूरा लेसन एक्सप्लेन हो गया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा वीडियो तो वीडियो ज़रूर देखो। प्लेलिस्ट में मैंने 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट आप लोग ओपन करके उसमें देख सकते हो। सो टुडे वी विल सी वेव्स। तो वेव्स आप लोगों को पता है वेव मीन्स क्या होता है। अप डाउन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज वेव। तो पानी की लहरें जो होती है ऊपर नीचे, इसे हम वेव कहते हैं। इफ़ यू ब्लो एयर ओवर हॉट मिल्क और टी वाइल ड्रिंकिंग, अगर आप चाय गर्म है या दूध गर्म है वो टाइम पे उसे पीने के लिए उसके ऊपर आप लोग फूंकते हैं तो क्या होता है, तो पानी के ऊपर जब हम फूंकते हैं तो वो इस तरह से रिपल उसके ऊपर एक रिपल आते हैं। रिपल मतलब क्या होता है, अगर आप पता नहीं होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक कटोरी में पानी लो और उसके ऊपर एक फूंक मारो। तो फूंक मारने से वो जिस तरह से हिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज रिपल are generated on the milk or the tea in the same way because of the force of the wind। तो इस तरह से ही जिस तरह से हम पानी के ऊपर, दूध के ऊपर, चाय के ऊपर जब फूंकते हैं या हम ब्लो करते हैं उसे, तो हमने जिस तरह से रिपल्स देखे हैं ऐसे ही रिपल्स तैयार होते हैं समुद्र के पानी के ऊपर जब जोर से हवा चलती है। एंड वाटर अपीयर्स टू बी मूविंग। The sea water gets pushed by the wind and ripples are generated on the water surface. These are called waves। और वो जो रिपल्स वहाँ पर बनते हैं, तो हमारा पानी तो छोटा ग्लास में है या छोटी सी कटोरी में है, लेकिन उसको हम जब फूंकते हैं तो वो थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन आप सोचो समुद्र का इतना ज़्यादा पानी है और जब उसे हम हवा से, नेचुरली वो हवा से जब हिलता है तो वो कितने बड़े बड़े वेव्स, आप लोगों ने समुद्र पे आप अगर गए हो तो वेव्स तो देखे होंगे कितने बड़े बड़े आते हैं, या फिल्मों में या प्रोग्राम्स में ऐसे भी दिखाया जाता है। और फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो एक बार आप लोग सर्च करके ज़रूर देख लो। द सी वाटर मूव्स अप एंड डाउन और स्लाइटली टूवर्ड्स एंड स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड्स, due to the waves. The waves bring the energy contained in them to the coast। तो कोस्ट मतलब क्या है, समुद्र का जो किनारा होता है। तो वेव्स वो समुद्र के किनारे की तरफ आते हैं, फिर से वो पीछे जाते हैं। दे ब्रेक इन द शैलो वाटर नियर द कोस्ट। लार्ज और स्मॉल वेव्स आर फॉर्म कंटिन्यूसली एट द सरफेस ऑफ द सी। तो सरफेस ऑफ द सी के ऊपर अगर आप खड़े हो कोस्ट पे तो आप देखोगे कंटिन्यूसली पानी आगे आता है, स्लोली पीछे जाएगा, फिर पानी आगे आएगा, स्लोली पीछे जाएगा। मतलब वेव्स बन के वो आगे आता है और स्लोली स्लो डाउन होकर वो पीछे चला जाता है। जनरेशन ऑफ वेव इज़ अ नेचुरल एंड रेगुलरली ऑक्योरिंग फेनोमेनन टू सी फिगर 3.10। तो 3.10 यहाँ पर दिखाया है, देखो ये जो आया है ऊपर, ये पानी का लहर है, दिस इज कॉल्ड एज वेव। द वेव कमिंग टू द कोस्ट, कोस्ट की तरफ वो आ रहा है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द वेव, द सी वाटर गेट पुश्ड अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ द विंड। किस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ विंड। विंड मतलब हवा, जो तेजी से हवा चलती है दैट इज कॉल्ड एज विंड। जो हल्की सी हवा चलती है उसे हम ब्रीज कहते हैं, तो जोरदार जो हवा चलती है उसे हम कहेंगे विंड। द रेज्ड अप पोर्शन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड डिप्रेस्ड वन इज कॉल्ड थ्रो। तो यहाँ पर क्रेस्ट एंड थ्रो। तो अभी ये फिगर आप देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा, जो ऊपर पार्ट आया है दैट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, और जो नीचे गया है ये क्या है, समुद्र की लहर है, वेव है। वेव का ऊपर का पार्ट जो है दैट इज क्रेस्ट, यहाँ ऊपर का जो पार्ट है ये क्रेस्ट है और नीचे का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज थ्रो। इफ अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग इन वन डायरेक्शन द लार्ज वेव्स आर जनरेटेड। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड द फ्लोइंग थ्रो is called
the amplitudes of the waves, whereas the distance between two successive crests or throws is called wavelength। तो ये इसका क्या है, वेव लेंथ है। यहाँ से इतना, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेस्ट दिया है, थ्रो दिया है, एक एरो दिया है, दिस इज कॉल्ड एज द लेंथ। तो ये वेव का लेंथ है। length. The wavelength is its amplitudes and its velocity depends on the velocity of wind। तो इसका जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है, वो कौन से स्पीड के ऊपर डिपेंड है, जो विंड का स्पीड है उस पर डिपेंड है। अगर विंड बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार जा रही है या बहुत ज़ोरदार हवा चल रही है तो वो कैसे होंगे, बड़े बड़े जनरेट होंगे। अगर हवा हल्की सी है तो छोटे छोटे से ही ऐसे वेव्स आएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द वेव, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है और नेम्स भी प्रैक्टिस करने हैं। टिक मार्क करके भी आप रख सकते हो इसे। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स, इफ वी स्टैंड एट द कोस्ट वी फील द वेव्स आर कमिंग टूवर्ड द कोस्ट। अगर हम कोस्ट के यहाँ पे खड़े होते हैं, समुद्र के किनारे के ऊपर हम खड़े होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या लगता है कि वेव्स हमारे पास आ रहे हैं, कोस्ट के पास आ रहे हैं। इफ़ अ फ्लोटिंग object is thrown at a distance in the sea, we find the object moving up and down at the same place. It does not come to the coast. It means the water forming the waves also does not come to the coast. Remember that the water in the wave does not move. The water in the wave, जो water है वो move नहीं होता है, ठीक है। वॉट मूव्स इज़ द एनर्जी, लेकिन क्या होता है, मूव क्या होता है, उसमें जो एनर्जी है वो मूव होती है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि बॉटल जो है वो वहीं पर ऊपर नीचे होते हुए, फ्लोट होते हुए हमें दिखेगी। द मेन रीजन्स ऑफ वेव जनरेशन इज विंड, बट एट टाइम्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस ऑक्यूरिंग बिलो द फ्लोर ऑफ द सी। तो पानी के अंदर जो सरफेस है, ज़मीन है, वहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब वॉल्केनोस बाहर निकलता है। सच वेव्स अज्यूम अ ग्रेट हाइट इन द शैलो वाटर नियर द कोस्ट। और फिर ऐसे में क्या होता है, जब वो शेक होने से इतना फोर्स में वो पानी बाहर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सुनामी। These waves are very destructive. They cause huge loss of property and life। और वो इतने बड़े होते हैं कि वो उसके वजह से, वो वेव्स के वजह से पूरा जो समुद्र के किनारे के ऊपर रहने वाले लोग जो है, वहाँ के लोगों के घर है और बहुत सारी चीज़ें जो होती है सब वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका पूरा लॉस हो जाता है। These waves are called tsunami। In 2004, tsunami waves were generated because of the earthquake that took place near Sumatra Island of Indonesia. They devastated the east coast of India as well as of Sri Lanka। तो श्रीलंका और इंडिया दोनों को वहाँ जो सुनामी आई थी उसके वजह से दोनों में, इंडिया और श्रीलंका के दोनों पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए थे। ये सर्च करने के लिए 2004 सुनामी आप करोगे तो आप लोगों को पूरा उसमें दिखाई देगा, उसमें डिटेल में आपको पता भी चलेगा। द वेव्स कॉज इरोजन अलॉन्ग द हेडलैंड्स एंड क्रिएट द बीचेस इन द प्रोटेक्टेड लोकेशंस इन द बेस। तो बेस मतलब जो पानी का पार्ट होता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ कम्बर, ऐसे हैं जो बेस होते हैं। तो वहाँ पर जो वेव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, मतलब जो वहाँ की जो सेडिमेंट है, मतलब वहाँ की जो मट्टी है उसे भी अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। एंड क्रिएट बीचेस, और क्या करते हैं, वो वहाँ पर बीच क्रिएट करते हैं, मतलब वहाँ पर क्या बन जाते हैं, बीचेस बनते हैं। Always remember, if earthquake occurs in the oceans, the coastal area face a risk of tsunami। अगर अर्थक्वेक आता है पानी के अंदर, ओशंस में, बड़े बड़े समुंदर के अंदर जब
अर्थक्वेक आता है तो भूकंप, जिसे हम मराठी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूकंप, तो क्या होता है जो वहाँ के नज़दीक का कोस्टल एरिया है, अभी यहाँ पर आप देखोगे समुंदर है, ये कोस्टल एरिया है, तो यहाँ आगे जो रहने वाले लोग हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है। दे हैव टू पुट देयर लाइफ इन डेंजर, उनको अपनी लाइफ जो है उसे डेंजर में वो डालते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग नियर द कोस्ट। इन सच केसेस इट इज़ बेटर टू गो अवे फ्रॉम द कोस्ट और टूवर्ड्स अ हायर एल्टीट्यूड। तो ऐसे में क्या करना है, हमें कोस्ट से दूर जाना है, भागना होगा, या कहीं पर ऊंचाई है तो वहाँ पर जाना होगा। सो दिस वे द लॉसेस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड। लेकिन ये बहुत ही सडन होना चाहिए, ताकि जितना पानी आया है तो इतने फोर्स में हमारे ऊपर आता है, इतने फोर्स में वो धक्का मारकर चला जाता है सबको, कि सब उसके साथ में बह जाते हैं। तो ऐसे में अपनी लाइफ को संभालना, अपने लाइफ को बचाना, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डू यू नो? तो थोड़ा मैं एक बार रीड कर देती हूँ, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। While moving along the sea coast or playing in the water, we must take adequate care regarding the timing of the tides, otherwise it can lead to serious accident. टाइम देखकर दोपहर में 12 बजे और शाम को 12 बजे रात को क्या होता है, सी वेव्स हाई जनरेट होते हैं, जो हमें लेसन में पढ़ा हुआ है, जो मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 किया हुआ है पार्ट, उसमें आप लोग देख सकते हो, पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। For that we must know the timing of the tides. For this we must know the phase of the moon on the given day. The 3/4 of the phase of the moon is the time of high tide. For example, suppose you are at the coast on the 4th phase of the moon. तो मून के 4th phase के दिन अगर आप हो तो then 3/4 of the phase is 3/4 of the phase is 3. It means the high tide will occur at 3 and 3 p.m. तो हाई टाइड कब होगा? 3 बजे होगा, ठीक है, रात को 3 बजे और दोपहर के 3 बजे होगा। तो ऐसे टाइम पे हमें पानी के नज़दीक नहीं जाना है, कोस्ट के ऊपर नहीं जाना है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 6 hours फ्रॉम इट देन इज़ 9 AM एंड 9 PM will be the low tide, तब लो टाइड है। There may be slight differences according to local conditions. We must collect the information from the local people and learn from them about the structures of the coast. वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, मतलब समुद्र के किनारे के ऊपर जो कोली लोग हैं या दूसरे लोग रहते हैं, उन्हें अगर हम जाकर पूछेंगे तो दे नो एग्जैक्टली कि कब पानी आगे आता है, कब पीछे जाता है, कितना आगे आता है, उसका हाइट कितना है, वो आप लोगों को डिटेल में बता सकते हैं। The rocky areas as well as the streams near the coast before entering the sea waters for enjoyment. तो कभी भी पानी में हम लोग सी वाटर में जाते हैं एंजॉय करने के लिए, बट उसके पहले हम ये सब बातें पता रहनी भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये पिक्चर दिया हुआ है बीच का, ओके। तो बच्चों लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। 3rd लेक्चर अभी था, ये लेसन का टाइड्स लेसन का 3rd लेक्चर था, पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर द चेन बाय मैचिंग द फॉलोइंग। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे अभी। तो बहुत ही सिंपल लेसन था, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बच्चों अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल है, और आने वाले वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले वेव्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। ओके, तो हियर वी हैव ऑल दोज पॉइंट्स। वेव्स, 8th phase of the moon, water objects get thrown toward the outer sides. Centrifugal force, new moon day, highest high tides occurs on this day. Gravitational force, rotations of the earth. These are
also generated due to earthquakes and volcanoes. Spring tide, the moon, sun and the earth. ये क्या दिया है, सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है. The force of the sun and the moon operate in different directions. Neap tide wind operates in the directions toward the center of the earth. ओके, तो अभी हम इसके आंसर्स देखेंगे. वेव्स, winds, these are also generated due to earthquakes and volcanoes. तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं उसे ज्वाइन करके एक स्लाइड में दिया हुआ है. तो अभी आप लर्न करोगे तो आपको डायरेक्टली ये सेंटेंसेस ऐसे रीड करने हैं और लर्न करना है. दिस इज द सेकेंड वन. ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर दिया है द मून, सन एंड अर्थ. ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, ये देखिए. स्प्रिंग टाइड, न्यू मून डे, नीप टाइड, 8th फेज ऑफ द मून, क्वार्टर. ठीक है, तो ये क्या थे, क्वेश्चन हमें दिए हुए थे जो टेक्स्ट बुक में भी सेम एज इट इज़ दिया है और यहाँ पर ये पूरे आंसर्स हैं. ठीक है, ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन है गिव ज्योग्राफिकल रीजन्स. सो बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 से आगे पूरे क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मेरे पास बुक में दिए हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो. ठीक है, थैंक यू.